द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें सबसे पहला यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी में सेक्शन 124 से 147 तक है, जिसमें इंक्लूड होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124, 125, सेक्शन 126 और 127 है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी सेक्शन 128, कंटिन्यूइंग गारंटी 129 to 132, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी सेक्शन 133 to 139 एंड राइट्स ऑफ श्योरिटी सेक्शन 142, 147। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो इंडेमनिटी मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और टू मेक गुड्स द लॉसेस और टू कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस। मतलब एक्स अगर कोई पर्सन है और ये बी वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और अगर एक्स ये गारंटी लेता है, ये बोलता है, ये प्रॉमिस करता है कि अगर वाई को एक्स के वजह से या किसी भी अदर पर्सन के कारण वाई को नुकसान होता है तो एस उसको कंपनसेट करेगा, तो उसी को इंडेमनिटी बोलते हैं। इंडेमनिटी मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और टू मेक द गुड लॉस टू कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन हुआ अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस करता है कि वो सेव करेगा अदर को फ्रॉम द लॉस कॉज्ड बाय हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। और यहाँ पे एक्स प्रॉमिसर है, वाई प्रॉमिसरी है। एक्स के वजह से या किसी अदर पर्सन के कंडक्ट की वजह से अगर वाई को लॉस होता है तो उसको एक्स कंपनसेट करेगा। जैसे एग्जाम्पल है, मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है विद द गवर्नमेंट टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी। तो यहाँ पे एक्स प्रॉमिसर है और गवर्नमेंट प्रॉमिसी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड टू सर्व द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। इफ मिस्टर एक्स फेल्स टू रिटर्न टू इंडिया ही विल हैव टू इम्पर्स द गवर्नमेंट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें दो पार्टी होते हैं, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर, जिसको हम लोग इंडेमनीफाइड भी बोलते हैं। तो इंडेमनिटी फायर मतलब होता है द पार्टी हु प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई, वो पार्टी जो प्रॉमिस करता है कि वो इंडेमनीफाई करेगा, दूसरों को लॉस से बचाएगा। दूसरों में सिर्फ इंडेमनीफायर ही इंक्लूड होता है, यानी प्रॉमिसी। और वो पार्टी जो जिसको प्रॉमिस किया जाता है कि वो उसको सेव किया जाएगा, उसको इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफायर होल्डर बोलते हैं हम। फॉर एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो इंडेमनीफाई करेगा बी को अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी मे टेक अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सम ऑफ ₹5,000 एडवांस बाय सी टू बी इन कंसिक्वेंसेस व्हेन वाई हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे दिस सम money to C fail to do so, C would be able to recover the amount from A as provided in section 124। यहाँ पे A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। A कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो इंडेमनीफाई करेगा B को अगेंस्ट एनी कंसिक्वेंसेस, किसी भी कंसिक्वेंसेस में प्रोसीडिंग्स विच C, अगर C B के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का प्रोसीडिंग लेता है तो उस केस में A उसको B को इंडेमनीफाई करेगा। तो इस केस में ए इंडेमनीफायर है और बी इंडेमनीफाइड। और यहाँ पे ये सी एबल है कि वो रिकवर कर सकता है वो अमाउंट ए से, अगर बी उसको पे नहीं कर पाता है तो। एनालिसिस, इंडेमनीफाई मतलब तो होता है टू कंपनसेट और मेक गुड्स द लॉस। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस होना बहुत ज़रूरी है। जो प्रॉमिसी उसको लॉस हो रहा है प्रॉमिसर के कारण या किसी अदर पर्सन के कारण, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो सकता है। बिना लॉस के एग्जिस्टेंस के बिना वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं हो सकता है। अनलेस द promisee has suffered a loss, he cannot hold the
promisor liable on the contract of indemnity। इसमें इस डेफिनेशन में इंडेमनिटी रेस्ट्रिक्ट करता है स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन एज मच एज इट रिकवर्स ओनली द लॉस कॉज बाई। अगर प्रॉमिसर के कारण किसी भी तरह का लॉस हो रहा है या किसी अदर पर्सन के कारण लॉस हो रहा है, तभी इंडेमनीफायर जो है वो लायबल रहेगा इंडेमनीफाइड को, अदरवाइज नहीं। अगर लॉस हो रहा है एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी पर्सन के द्वारा नहीं हो रहा है, या एक्सीडेंट के कारण हो रहा है, या एक्ट ऑफ गॉड के कारण हो रहा है, या नेचुरल इवेंट के कारण लॉस हो रहा है, तो वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं होता है। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस जब कोई पर्सन एक्सप्रेसली प्रॉमिस करता है कि वो कंपनसेट करेगा अदर को फ्रॉम द लॉस, और इम्प्लाइड तब व्हेन ये इन्फर्ड होता है फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज़ और फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। उसके कंडक्ट से अगर हम लोगों को ये पता चलता है कि वो हम लोगों को कंपनसेट करेगा फ्रॉम द लॉस, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जस्ट लाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इसेंशियल्स होते हैं, तो इसमें भी है। एक है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सभी कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कंसिडरेशन, कम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और अग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। अग्रीमेंट वेग नहीं होना चाहिए, अनसर्टन नहीं होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होना चाहिए, इनकम्पिटेंट नहीं होना चाहिए, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। किस केस में इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर को स्यू कर सकता है? अगर किसी भी तरीके का केस कर रहा है इंडेमनिटी होल्डर और उस केस में उसको किसी भी तरीके का डैमेजेस पे करना पड़ रहा है, या उस केस को करने में किसी भी तरीके का कॉस्ट आ रहा है, या वो भी जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है उसके टर्म्स में, तो वो सब चीज़ के लिए, वो जितना भी खर्चा है उस चीज़ के रिलेटिंग, तो उस चीज़ के लिए इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर को स्यू कर सकता है। इंडेमनीफायर का लायबिलिटी कब स्टार्ट होता है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके बारे में साइलेंट है कि इंडेमनीफायर का लायबिलिटी कब कमेंस होता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इट कैन बी स्टेटेड एट लायबिलिटी जो इंडेमनीफायर का वो कमेंस हो जाता है एज सुन एज जो इंडेमनिटी होल्डर का लायबिलिटी है वो एब्सोल्यूट और सर्टन हो जाता है। ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है बाय द कोर्ट्स इन सेवरल केसेस। फॉर एग्जांपल कि ए प्रॉमिस किया एक्स को कि वो कंपनसेट करेगा फॉर एनी लॉस दैट ही में सफर्ड बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट वाई। ए प्रॉमिस किया वाई को कि अगर वाई पे सूट करने के लिए उसको किसी भी तरीके का खर्च होगा तो ए देगा। कोर्ट ऑर्डर दिया एक्स को कि वो वाई को डैमेजेस पे करे 10,000 का। ऐसे लॉस जो है वो सर्टन हो गया, तो एक्स जो है वो 10,000 रुपीज़ का जो लॉस हुआ है वो ए से क्लेम कर सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इसमें 4 चीज़ें होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। Contract of guarantee is a contract to perform the promise made or discharge the liability of a third person in his default। ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाता है अगर इसमें 3 पर्सन पहले तो इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ए जो है वो रिक्वेस्ट किया बी को कि वो 10,000 रुपये सी को दे दे। ए रिक्वेस्ट किया बी को कि वो 10,000 रुपये सी को दे दे और गारंटी दिया कि सी जो है वो रीपे कर देगा अमाउंट को विद इन द अग्रीड टाइम एंड दैट ऑन सी फेलिंग टू डू सो होगा ही, यानी कि ए जो है वो खुद पे करेगा बी को, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन के बीच में अग्रीमेंट होता है। यहाँ पे ए बोला बी को कि तुम 10,000 रुपये सी को दे दो, उसके बदले में मैं गारंटी देता हूँ कि अगर सी नहीं पैसा पे किया तो मैं करूँगा। तो यहाँ इस चीज़ का थर्ड पर्सन के डिफ़ॉल्ट के कारण वो लायबिलिटी गारंटर पे चला जाता है। तो यहाँ 3 पार्टी होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इन दी
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी वो पर्सन जो गारंटी देता है, यहाँ पे श्योरिटी ए था जो गारंटी दिया, प्रिंसिपल डेटर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफ़ॉल्ट द गारंटी इज़ गिवन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर बी था और क्रेडिटर पर्सन टू, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया मुझसे, हाँ प्रिंसिपल डेटर, तो वो पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफ़ॉल्ट द गारंटी इज़ गिवन, जिसके कारण, जिसके डिफ़ॉल्ट करने के कारण गारंटी मिल रहा है। तो यहाँ पे सी प्रिंसिपल डेटर हो गया और क्रेडिटर जिस पर्सन को गारंटी दिया गया है, यानी बी को यहाँ पे गारंटी दिया गया है। अब आते हैं यहाँ पे, गारंटी ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। हम लोगों को ये जो ऊपर डेफिनेशन था उससे ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये ट्राईपार्टिट अग्रीमेंट होता है बिटवीन प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तो यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट इंटर होता है पूरा। एक है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो कि होता है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, ये तो सबसे प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है। फिर है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट जो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होता है, क्योंकि श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को गारंटी देता है। फिर एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल डेटर ये ऑब्लिगेशन में रहता है कि वो इंडेमनीफाई हो रहा है, मतलब इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इंडेमनीफाई दी श्योरिटी, अगर श्योरिटी उसके बदले में पेमेंट करता है तो इन फ्यूचर। यहाँ पे यही चीज़ समराइज़ किया हुआ है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी, तो अभी इंडेमनिटी के हम लोगों ने एसेंशियल देखा, अब गारंटी का एसेंशियल फीचर, तो इसमें है प्रिंसिपल डेट। जो पर्पस होता है गारंटी का वो होता है कि वो सिक्योर करे पेमेंट ऑफ डेट, डेट के पेमेंट को सिक्योर करने के लिए गारंटी दिया जाता है। जो एग्जिस्टेंस होता है रिकवरेबल डेट का वो ज़रूरी है। इट इज़ ऑफ द एसेंस ऑफ अ गारंटी दैट देयर शुड बी समवन लायबल एज अ प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी अंडरटेक्स टू बी लायबल ऑन हिज डिफ़ॉल्ट। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल डेट नहीं है तो यहाँ पे कोई वैलिड गारंटी नहीं होता है। कंसिडरेशन, हर कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट होता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट होता है। गारंटी विदाउट कंसिडरेशन is totally void, but there is no need for a direct consideration between the surety and the creditor. As per section 127, consideration receive होता है by the principal debtor, वो sufficient consideration होता है surety के लिए for giving the guarantee, लेकिन past consideration कोई consideration नहीं होता है for the contract of guarantee. Past consideration is no consideration for the contract of guarantee, even if the principal director जो है अगर प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो भी गारंटी वैलिड कहलाएगा। इनकम्पिटेंट मतलब अगर वो माइनर है तो। बट इफ़ श्योरिटी इज़ इनकम्पिटेंट, लेकिन अगर श्योरिटी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो गारंटी वॉइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बी रिक्वेस्ट किया ए को कि वो सेल कर दे और डिलीवर कर दे गुड्स उसको क्रेडिट पे, ए अग्री हो गया टू डू सो प्रोवाइडेड कि सी जो है वो गारंटी दे रहा है फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। सी प्रॉमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स। एज पर सेक्शन 127 यहाँ पे सफिशिएंट कंसिडरेशन है सी के प्रॉमिस के लिए, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर थर्ड में एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लायबिलिटी और अ प्रॉमिस हुज परफॉर्मेंस इज गारंटी। वो लायबिलिटी और वो प्रॉमिस जो जिसके बदले में गारंटी दिया जा रहा है, वो लायबिलिटी और प्रॉमिस, जो भी लायबिलिटी और प्रॉमिस होगा वो इनफोर्सिएबल होना चाहिए लॉ के द्वारा। द लायबिलिटी मस्ट बी लीगली इन्फोर्सिएबल होना चाहिए और टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। कोई भी गारंटी विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय क्रेडिटर, अगर गारंटी हो रहा है ऑब्टेन हो रहा है बाय मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, क्रेडिटर अगर मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू गारंटी ले रहा है
और विथ हिज नॉलेज एंड एसेंट कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो वो इनवैलिड होता है। अगर गारंटी क्रेडिटर ऑब्टेन कर रहा है बाई मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस, कुछ भी बात छुपा रहा है उसको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, या बाई वे ऑफ मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्रेडिटर गारंटी ले रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कहलाएगा। राइटिंग नॉट नेसेसरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 एक्सप्रेसली डिक्लेयर्स डैट की गारंटी जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ज्वाइनिंग ऑफ अदर को-सिक्योरिटीज़, जब कोई पर्सन गारंटी देता है अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट अंटिल अनदर पर्सन हैज़ ज्वाइंट इन इट को-सिक्योरिटी, जब कोई पर्सन ये गारंटी देता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डैट की जो क्रेडिटर है वो एक्ट ना करे जब तक कि दूसरा पर्सन एज अ को-सिक्योरिटी ज्वाइन ना कर ले, तो वो गारंटी वैलिड नहीं रहता है जब तक कि वो दूसरा पर्सन ज्वाइन ना हो जाए। ये इम्प्लाई करता है कि गारंटी बाय सिक्योरिटी इज़ नॉट वैलिड अगर कंडीशन किसी भी तरीके का सिक्योरिटी ने इम्पोज किया है तो। टाइप्स ऑफ गारंटी, दो तरह के होते हैं गारंटी, स्पेसिफिक एंड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। A specific guarantee, a guarantee which extends to a single debt और a specific transaction, जो किसी सिंगल डेट या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी मिलता है उसको स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं। सिक्योरिटी का जो लायबिलिटी होता है वो ख़त्म हो जाता है जब वो सिंगल डेट या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो continuing guarantee, a guarantee which extends to a series of transaction। सिक्योरिटी का लायबिलिटी तब तक कंटिन्यू नहीं होता है जब तक कि रिवोकेशन ना हो जाए गारंटी का। इसेंस जो है कंटिन्यूइंग गारंटी का वो ये है कि ये अप्लाई होता है नॉट टू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बट टू एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं बल्कि किसी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई होता है एंड मेक्स द सिक्योरिटी लायबल फॉर द अनपेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द गारंटी। अब गारंटी और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है वो, तो पहले नंबर ऑफ पार्टी और पार्टीज़ टू दी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे देखें तो इंडेमनिटी में सिर्फ 2 पार्टी होते हैं, इंडेमनीफायर जिसको प्रोमिसर भी बोलते हैं, इंडेमनीफाइड जिसको इंडेमनिटी होल्डर और प्रोमिसी भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी होते हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड सिक्योरिटी। नेचर ऑफ लायबिलिटी जो होता है इंडेमनीफायर का वो प्राइमरी होता है और अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं होता है। लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी जो सेकेंडरी होता है, अगर पहले तो लायबिलिटी होता है प्रिंसिपल डेटर पे, अगर वो नहीं पे कर पाता है तब सिक्योरिटी पे करता है, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी होता है सिक्योरिटी का लायबिलिटी और ये कंडीशनल होता है। अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाया अपना डेट तो सिक्योरिटी पे करता है, इसलिए ये कंडीशनल होता है। टाइम ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी जो इंडेमनीफायर का अराइज होता है ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द कंटिजेंसी, और सिक्योरिटी गारंटी में होता है कि लायबिलिटी जो है अराइज होता है ओनली ऑन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉमिस और नॉन पेमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डेट। टाइम टू एक्ट, इंडेमनीफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इंडेमनिटी होल्डर के रिक्वेस्ट पे ही अपना एक्ट करें, लेकिन इस पे कि प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पे ही सिक्योरिटी एक्ट करता है। राइट टू स्यू थर्ड पार्टी, इंडेमनिटी के केस में है कि इंडेमनीफायर थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता फॉर द लॉस इन हिज ओन नेम as there is no privity to contract. Such a right would arise only if there is an assignment in his favor. सिक्योरिटी के केस में वो प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन राइट बिकॉज ही गेट्स ऑल द राइट ऑफ अ क्रेडिटर आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट। तो ये ऐसा है इसमें कि जैसे ए, बी और सी हैं, ए सिक्योरिटी है, बी प्रिंसिपल डेट है और सी क्रेडिटर है। तो ए जो है वो गारंटी दे रहा है सी को कि बी को 10,000 रुपये दे दो, अगर बी नहीं पे किया तो
मैं दे दूँगा, मैं पे करूँगा। तो यहाँ पे ए ने पे कर दिया, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट करता है, बी नहीं पे करता है टाइमली, तो यहाँ पे ए सी को पे कर देता है 10,000, लेकिन बाद में ये राइट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो क्रेडिटर वाला कॉन्ट्रैक्ट चला गया अब, क्योंकि इसको 10,000 रुपये मिल गया। तो यहाँ पे ये राइट होता है ए का कि वो अपना 10,000 रुपीज़ के लिए बी को स्यू कर सकता है। अब पर्पस, ये इम्बर्समेंट ऑफ लॉस के लिए होता है और ये क्रेडिटर के सिक्योरिटी के लिए होता है। फिर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सभी पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, माइनर नहीं चलेगा। और इसमें है कि प्रिंसिपल डेटर जो है वो माइनर भी चलेगा, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटीज लायबिलिटी, तो यहाँ पे जो टर्म है को एक्सिस्टेंस विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, इसका मतलब होता है डेट की जो सिक्योरिटी है वो लायबल होता है फॉर व्हाट द प्रिंसिपल डेटर इज लायबल। जिस चीज़ के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल है उस चीज़ के लिए सिक्योरिटी भी लायबल रहेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल डेटर 10 लाख के लिए लायबल है और सिक्योरिटी बोल रहा है कि मैं सिर्फ 5 लाख का ही गारंटी देता हूँ, तो उस केस में सिक्योरिटी 5 लाख के लिए लायबल होगा और प्रिंसिपल डेटर 10 लाख रुपए के लिए लायबल होगा। The liability of a security arises only on the default of principal debtor, but as soon as the principal debtor defaults, जो liability है security का वो begin हो जाता है and runs co-extensive with the liability of the principal debtor, in the sense that कि security जो है वो liable रहेगा for all the sum for which principal debtor is liable। और यहाँ पे जैसे मैंने condition बताई यहाँ पे, where debtor cannot be held liable on account of any defect in the document liability, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं है तो उस चीज़ के लिए सिक्योरिटी भी लायबल नहीं रहेगा। सिक्योरिटीज लायबिलिटी continues even if the principal debtor has not been sued or is omitted from being sued। दूसरे शब्दों में कहे तो क्रेडिटर जो है वो चूज़ कर सकता है कि वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट केस फाइल करे ना कि प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। नेचर ऑफ सिक्योरिटीज लायबिलिटी कैन बी समड अप एज, लायबिलिटी जो है सिक्योरिटी का वो सेकेंडरी नेचर का होता है, वो तभी लायबल होता है जब प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करता है। उसका लायबिलिटी इमीडिएटली अराइज हो जाता है जब प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करता है। द क्रेडिटर हैज़ अ राइट टू स्यू दी सिक्योरिटी डायरेक्टली, क्रेडिटर के पास ये राइट होता है कि वो डायरेक्टली स्यू कर सकता है सिक्योरिटी को बिना मतलब विदाउट फर्स्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। अवर लायबिलिटी ऑफ 2 persons प्राइमरली लायबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी सिक्योरिटी ऑन द अदर्स डिफ़ॉल्ट। जब 2 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते थर्ड पार्टी के साथ विथ अ थर्ड पर्सन to undertake a certain liability and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other। तो जो थर्ड पार्टी है, the third person not being a party to such contract, जो liability होता है of each of the 2 persons, यह एग्जाम्पल से समझते, इतना लंबा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी जो है वो ज्वाइंट एंड सेवरल प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं बी के लिए। A makes it in fact as surety for B, and C knows that this at the time when the note is made. The fact that A to the knowledge of C made the note as surety for B is no answer to a suit by C against A upon the note। तो यहाँ पे वो सी जो है वो ए को स्यू कर सकता है इस केस में। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी कब डिस्चार्ज होता है? अपने लायबिलिटी से, अपने ड्यूटी से। A security is said to be discharged when the liability of as security comes to an end। ये रिवोकेशन अगर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का तो डिस्चार्ज हो जाता है। क्रेडिटर के कंडक्ट के कारण डिस्चार्ज हो सकता है या इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के कारण हो सकता है। पहले है रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी।
रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस। अगर जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी किसी भी टाइम पर रिवोक हो सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्टिन्यूइंग है तो वो किसी भी टाइम पे रिवोक हो सकता है बाय द सिक्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। एक बार जब गारंटी रिवोक हो जाता है तो सिक्योरिटी लाइबल नहीं रहता है किसी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन जब तक कि नोटिस गिवन मतलब नोटिस देने के पहले तक के लिए वो लायबल रहता है हर चीज़ के लिए। अ स्पेसिफिक गारंटी रिवोक हो सकता है जब प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी अक्रूड नहीं होता है। तो फिर सेकंड, रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय सिक्योरिटीज डेथ। यहाँ पे क्या था, रिवोकेशन ऑफ गारंटी बाय नोटिस था, और यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ गारंटी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय सिक्योरिटी डेथ। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी, डेथ ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेट्स एज अ रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ सिक्योरिटी। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उस केस में सिक्योरिटी के डेथ होने पर कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाता है, जब लेकिन सिक्योरिटी का ई स्टेट हम लायबल रहता है और द पास्ट ट्रांजैक्शन, मतलब उसके मरने से पहले जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए सिक्योरिटी का ई स्टेट लायबल रहता है। फिर है बाय नोवेशन। नोवेशन मतलब होता है कि एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करके एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाना, एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना। तो सिक्योरिटी अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वो डिस्चार्ज होता है अगर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है इनटू आइदर विद द सेम पार्टी और बिटवीन द अदर पार्टी। जो कंसिडरेशन है वो म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, अगर सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर बाय वैरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज़ एनी वैरिएंस, अगर किसी भी तरीके का चेंजेस कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी, किसी भी तरीके का चेंजेस हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट सिक्योरिटी कंसेंट, सिक्योरिटी के कंसेंट के बिना, तो ये डिस्चार्ज करता है सिक्योरिटी को इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट टू सच वैरिएंस। ये देख लो, कुछ क्लास नहीं है। सेकंड, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर द सिक्योरिटी इज डिस्चार्ज इफ द क्रेडिटर, सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर क्रेडिटर किसी भी फ्रेश या न्यू कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहा है विद द प्रिंसिपल डेटर बाय विच प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड, और किसी भी तरीके का एक्ट या ओमिशन कर रहा है और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है जिसके कारण प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया तो सिक्योरिटी भी डिस्चार्ज हो गया। फिर डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी जब क्रेडिटर कंपाउंड करता है और टाइम देता है या अग्री करता है कि वो स्यू नहीं करेगा प्रिंसिपल डेटर को, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच क्रेडिटर ये कॉम्पोजिशन करता है या प्रॉमिस करता है कि वो उसको टाइम देगा, एक्स्ट्रा टाइम देगा डेट पे करने के लिए, या प्रॉमिस करता है कि उसको वो स्यू नहीं करेगा, द प्रिंसिपल डेटर को वो स्यू नहीं करेगा और डिस्चार्ज, तो इसके कारण सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है, फिर प्रॉमिस टू गिव टाइम में क्या होता है और प्रॉमिस नॉट टू स्यू में क्या होता है। कॉम्पोजिशन मतलब अगर क्रेडिटर कॉम्पोजिशन बनाए प्रिंसिपल डेटर के साथ बिना सिक्योरिटी के कंसल्टेंसी के, तो ये उसका गारंटी जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कॉम्पोजिशन इनएविटेबली इन्वॉल्व करता है वैरिएंस इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर सिक्योरिटी जो है, अगर वैरिएंस हो गया ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में तो सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। और प्रॉमिस टू गिव टाइम, जब टाइम जो है पेमेंट का गारंटी डेट का आता है और सिक्योरिटी के पास ये राइट होता है कि वो रिक्वायर करे प्रिंसिपल डेटर को टू पे ऑफ दी डेट। अकॉर्डिंगली ये वन ऑफ दी ड्यूटी होता है क्रेडिटर का टुवर्ड्स दी सिक्योरिटी कि वो प्रिंसिपल डेटर को ज़्यादा टाइम ना अलॉट करे फॉर पेमेंट। प्रॉमिस नॉट टू स्यू, अगर क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में प्रिंसिपल डेटर को प्रॉमिस करता है कि वो नहीं स्यू करेगा, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को नहीं स्यू करेगा,
तो इस केस में भी सिक्योरिटी डिस्चार्ज होता है। जो मेन रीज़न है कि सिक्योरिटी इंटाइटल्ड होता है एट एनी टाइम टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू कॉल अपॉन द प्रिंसिपल डेटर टू पे ऑफ द डेट व्हेन इट इज़ ड्यू, एंड दिस राइट इज़ पॉजिटिवली वॉयलेटेड व्हेन द क्रेडिटर, और ये राइट जो है वो पॉजिटिवली वॉयलेट हो जाता है जब क्रेडिटर प्रॉमिस कर देता है कि वो स्यू नहीं करेगा प्रिंसिपल डेटर को। इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है तो उस चीज़ के लिए वो सिक्योरिटी को नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म हो जाता है। केसेस जहाँ पे सिक्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो सकता है, सिक्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन द अग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि वो क्रेडिटर एक्स्ट्रा टाइम देगा प्रिंसिपल डेटर को, तो विद अ थर्ड पर्सन एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। जैसे कि सी जो कि होल्डर है ऑफ एन ओवर ड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि ड्रॉ किया गया ए के द्वारा एज सिक्योरिटी फॉर बी, यहाँ पे बी जो है वो सिक्योरिटी है और एक्सेप्ट भी बी किया। कॉन्ट्रैक्ट विथ एम टू गिव टाइम टू बी, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि थर्ड पार्टी अगर टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, थर्ड पार्टी टाइम दे रहा है प्रिंसिपल डेटर को, तो उस केस में सिक्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर क्रेडिटर दे रहा है टाइम तो उस केस में सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर एक क्रेडिटर्स फॉरबिडेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज सिक्योरिटी, mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not, in the absence of any provision in the guarantee of the contrary, discharge the security। जैसे B जो है वो C को डेट दिया जो कि A गारंटी दिया था इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे A जो है वो सिक्योरिटी हो गया, यहाँ पे B जो है क्रेडिटर हो गया और सी प्रिंसिपल डेटर हो गया। तो डेट जो है वो पेबल हो गया, द डेट बिकम्स पेबल। सी डज नॉट स्यू बी फॉर ए ईयर आफ्टर द डेट हैज़ बिकम पेबल, मतलब डेट पेबल हो गया लेकिन उसके बाद भी 1 साल तक वो स्यू नहीं किया। सी जो है 1 साल तक फिर भी स्यू नहीं किया बी को, तो इस केस में सिक्योरिटी शिप रहेगा ही, मतलब ए डिस्चार्ज नहीं हो सकता अपने सिक्योरिटी शिप से। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग सिक्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, अगर क्रेडिटर कोई भी एक्ट करता है जो कि इनकन्सिस्टेंट है विद दी राइट्स ऑफ सिक्योरिटी और ओमिट करता है टू डू एनी एक्ट, कोई भी एक्ट करना अगर छूट जाता है या भूल जाता है विच हिज जो कि उसका ड्यूटी था टू द सिक्योरिटी रिक्वायर्स हिम टू डू सो, एंड द इवेंचुअल रेमेडी ऑफ द सिक्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इज देयर बाय इम्पेयर्ड, तो जो सिक्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये प्लेन ड्यूटी होता है क्रेडिटर का कि वो कुछ भी इनकन्सिस्टेंट ना करे, विद द राइट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इंटाइटल्ड होता है आफ्टर पेइंग ऑफ द क्रेडिटर टू हिज इंडेमनिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। एक बार जब सिक्योरिटी पे कर देता है क्रेडिटर को, तो बाद में ये प्रिंसिपल डेटर का ये ड्यूटी होना चाहिए कि वो सिक्योरिटी को पे कर दे वो अमाउंट जो प्रिंसिपल डेटर के बदले सिक्योरिटी ने क्रेडिटर को पे किया। इफ़ द क्रेडिटर एक्ट्स और ओमिशन डिप्राइव्स द सिक्योरिटी ऑफ द बेनिफिट टू दिस रेमेडी, तो सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। इन ए केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बैंक ग्रांट किया लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टॉक इन द गोडाउन, द लोन वॉज ऑल्सो गारंटीड बाई द सिक्योरिटी, द goods were lost from the godown on account of the negligence of the bank official, तो सिक्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज होता है टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक सो लॉस्ट बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये लास्ट होगा हमारा डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी का। तो बाय इनवैलिडेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन हो रहा है तो वो इनवैलिड होगा। कोई भी गारंटी अगर बाय मीन्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है मेड बाय द क्रेडिटर और विथ हिज नॉलेज और एसेंट कंसर्निंग टू अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो वो इनवैलिड होगा। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट इनवैलिड, अगर गारंटी
कोई भी गारंटी जिसमें क्रेडिटर जो है वो चुप है क्योंकि वो उसको पता है कि उसमें उसका फ़ायदा है, तो उस केस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी ज्वाइंस। ये पहले वाले ही पॉइंट है कि ऐसा होता है कि अगर श्योरिटी बोल दिया क्रेडिटर को कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी वैलिड नहीं होगा जब तक कि कोई अदर पर्सन ज्वाइन नहीं करता इस कॉन्ट्रैक्ट को, यानी को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता इस कॉन्ट्रैक्ट को, तब तक वैलिड नहीं होगा, तो उसके बाद को माना जाएगा। जब तक को श्योरिटी नहीं आ जाता है तब तक श्योरिटी भी किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं रहेगा। श्योरिटी का राइट क्या है? अगेंस्ट द क्रेडिटर, अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एंड अगेंस्ट द को श्योरिटीज़। पहले प्रिंसिपल डेटर्स को देखते हैं। द राइट ऑफ सब्रोगेशन, जहाँ गारंटीड डेट जो है वो ड्यू हो जाता है और डिफ़ॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म ए गारंटीड ड्यूटी टेकन प्लेस। तो जो श्योरिटी है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, जैसे एक्स वाई और जेड है, ठीक है। एक्स हम लोग का पीडी है, वाई क्रेडिटर है और जेड श्योरिटी है। तो एक्स जो है वो मतलब जेड जो है वो गारंटी दिया, बोला कि वाई तुम एक्स को 5000 रुपीज़ दे दो, अगर ये नहीं दिया तो मैं पे कर दूंगा, और एक्स ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसने नहीं पे किया 5000, तो उस केस में जेड ने पे किया वाई को। तो यहाँ पे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया क्योंकि इसको अपना पैसा मिल गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब इन दोनों के बीच इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जेड ने एक्स के बदले 5000 वाई को दिया है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये ड्यूटी होता है एक्स का कि वो जेड को 5000 रुपीज़ रिटर्न करे, अदरवाइज जेड स्यू भी कर सकते हैं। तो यही होता है सब्रोगेशन। इट मीन्स that on the payment of guaranteed date or performance of the guaranteed duty, the surety steps into the shoes of the creditor. Implied promise to indemnify surety. In every contract of guarantee, there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety, जो कि अभी हम लोगों ने समझा। तो surety entitled होता है कि वो रिकवर करे अपना अमाउंट, वॉट एवर जो भी सम था फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, जो वो राइटफुली जो भी श्योरिटी पे किया था वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है वो सम अंडर द गारंटी, बट नॉट द सम विच पेड रॉन्गफुली, जो कि वो रॉन्गफुली पेड किया है वो उस चीज़ के लिए वो स्यू नहीं कर सकता है। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, श्योरिटी का राइट होता है, श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट द क्रेडिटर सिक्योरिटी। अश्योरिटी यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सी लोन दिया, सी एडवांस दिया बी को, हिज टेनेंट जो कि उसका टेनेंट है, बी जो है उसका टेनेंट है, 2 लाख रुपए ऑन द गारंटी ऑफ ए। तो यहाँ पे गारंटर जो है यानी श्योरिटी जो है वो एस है, सी जो है वो क्रेडिटर है और बी जो है वो पीडी है, प्रिंसिपल डेटर है। C has also further security for the 2 lakh rupees by a mortgage of B's furniture. तो C के पास फर्दर सिक्योरिटी भी था, B जो है अपना फर्नीचर जो है वो मॉर्गेज दिए हुए था C को, यानी कि C के पास B का फर्नीचर था 2 लाख रुपए का। C मॉर्गेज कैंसिल कर देता है और B जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो यहाँ पे C जो है वो स्यू कर सकता है ए को ऑन हिज गारंटी। ए जो है वो डिस्चार्ज कर देता है अपने लायबिलिटी को टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बी का फर्नीचर जो है वो एज ए मॉर्गेज दिया हुआ है सी को, और 2 लाख रुपए सी ने बी को दिए थे और अब बी इंसॉल्वेंट हो गया है। तो इस केस में ए डिस्चार्ज कर सकता है अपने लायबिलिटी को, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ हो सकता है। अब राइट टू सेट ऑफ, अगर क्रेडिटर स्यू करता है श्योरिटी को फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स लायबिलिटी, तो श्योरिटी जो है उसके पास ये बेनिफिट होता है कि वो सेट ऑफ कर ले इफ़ एनी दैट द प्रिंसिपल डेटर एंड अगेंस्ट द क्रेडिटर। राइट टू शेयर रिडक्शन, श्योरिटी के पास ये राइट होता है कि वो क्लेम करे प्रोपोर्शनेट रिडक्शन
इन हिज लायबिलिटी अगर प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो राइट अगेंस्ट को सिक्योरिटीज़। को सिक्योरिटीज़ मतलब होता क्या है? को सिक्योरिटीज़ मतलब होता क्या है? विद द सेम डेट, जब कोई सेम डेट और ड्यूटी गारंटी होता है दो या दो से ज़्यादा पर्सन के द्वारा, तो वो को सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, नॉट को सिक्योरिटीज़, इट्स को सिक्योरिटीज़, सॉरी। को सिक्योरिटीज़ लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि किस रेशियो में, किस डिवाइडेशन रूल से कंट्रीब्यूट करना है, तो उस केस में इक्वली सबको लायबल रहेगा कंट्रीब्यूट करने के लिए, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग करना है। लायबिलिटी ऑफ को सिक्योरिटीज़ बाउंड इन डिफरेंट सम। प्रिंसिपल डेट, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल contribution is however subject to maximum limit fixed by a security of its liability। इस केस में ऐसा होता है कि अगर A, B, C तीन को सिक्योरिटीज़ है, मतलब तीन सिक्योरिटीज़ है, और A बोलता है कि मैं 5 लाख दे सकता हूँ, B बोलता है मैं 2 लाख दे सकता हूँ, और C बोलता है 1 लाख, तो इसी रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन में जितना वो लोग बोले उतना ही वो लोग पे करने के लिए लायबल है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, यहाँ पे समरी क्वेश्चन करते हैं, केस लॉ वाले क्वेश्चन करते हैं। ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। एम एडवांस दिया एन को। यहाँ पे एम जो है वो क्रेडिटर है, एन जो है वो पीडी है यानी प्रिंसिपल डेटर है, और पी जो है वो सिक्योरिटी है। तो एम एडवांस दिया एन को 5,000 ऑन द गारंटी ऑफ पी। The loan carries interest at the rate of 10% per annum. Subsequently, N जो है वो फाइनेंशियली एम्ब्रेस्ड हो जाता है। ऑन दी एन's रिक्वेस्ट, एन के रिक्वेस्ट पे एम रिड्यूस कर देता है इंटरेस्ट, मतलब पहले 10% था, लेकिन एन के रिक्वेस्ट करने पे एम जो है वो 10% से 6% कर दिया इंटरेस्ट को। एंड डज नॉट स्यू एन फॉर 1 ईयर, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 1 साल के लिए एन को स्यू नहीं करेगा आफ्टर द लोन्स बिकम ड्यू, और एन जो वो इंसॉल्वेंट बन गया। क्या एम स्यू कर सकता है पी को? तो आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस हुआ है, चेंजेस आया है इन द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए यहाँ पे एम स्यू नहीं कर सकता है पी को। एक्स है जो कि एम्प्लॉयड हुआ है एज अ कैशियर फॉर अ मंथली सैलरी ऑफ, एक्स है जो कि एम्प्लॉयड हुआ है एज अ cashier for a monthly salary of 12,000 by ABC Bank for a period of 3 years। Y सिक्योरिटी देता है X के गुड कंडक्ट के लिए आफ्टर 9 months जो फाइनेंशियल पोजीशन है बैंक का वो डिटोरिएट हो जाता है। देन X अग्री करता है कि वो एक्सेप्ट करेगा लोअर सैलरी ऑफ ₹10,500 पर मंथ फ्रॉम बैंक। 2 महीने बाद ये पता चला कि एक्स जो है मिस अप्रोप्रिएट कर रहा था कैश को सिंस द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। व्हाट इज़ द लायबिलिटी ऑफ वाई? तो यहाँ पे वाई जो कि सिक्योरिटी है उसका क्या लायबिलिटी है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेयर देयर इज़ एनी वेरिएंस, अगर किसी भी तरीके का टर्म्स एंड कंडीशंस में वेरिएंस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में वेरिएंस हो रहा है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर बिना सिक्योरिटी के कंसेंट के, तो ये सिक्योरिटी को डिस्चार्ज कर देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंटली ऑफ सच वेरिएंस। तो इस केस में क्रेडिटर वेरिएंस किया विदाउट द कंसेंट ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि पहले 12,000 रुपये सैलरी था और अब 10,500 हो गया। सिक्योरिटी यहाँ पर डिस्चार्ज होता है एज टू द ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू द चेंज। हेंस वाई, यहाँ पे वाई लायबल है एज ए सिक्योरिटी फॉर द लॉस सफर्ड बाय द बैंक ड्यू टू द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय एक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 months। यहाँ पे पहले 9 महीने के लिए वाई लायबल रहेगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ है, मतलब जब से टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुआ उसके बाद से वाई किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं रहेगा। यहाँ पे ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ फॉर ए फिक्स्ड प्राइस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। बी वुड सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। सी गारंटी देता है ए के परफॉर्मेंस को ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बी सप्लाई नहीं करता है मटेरियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द एग्रीमेंट।
क्या सी डिस्चार्ज हो सकता है अपने लायबिलिटी से? हाँ, क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल बी ने नहीं ओमिट कर दिया। यहाँ पे ओमिशन वाला पॉइंट आएगा कि क्रेडिटर अगर कोई भी एक्ट को ओमिट कर देता है तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। फिर मिस्टर डी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी अमाउंटिंग टू 5 लाख। ही आस्क्ड मिस्टर के फॉर द मनी। मिस्टर के ने मनी दे दिया ऑन द श्योरिटी ऑफ ए, बी एंड एन विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मनी बाय डी टू के। डी डिफ़ॉल्ट कर देता है पेमेंट में, बी रिफ्यूज़ कर देता है कंट्रीब्यूट करने से। तो एग्जामिन करना हम लोगों को कि क्या बी जो है वो अपने लायबिलिटी से मुँह फेर सकता है, अपनी लायबिलिटी से एस्केप हो सकता है या नहीं। तो सेक्शन 146 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होता है इक्वलिटी ऑफ बर्डन, जो है वो बेसिस होता है को श्योरिटीशिप का। दिस इज कंटेंट इन सेक्शन 146 दैट विच स्टेट्स दैट जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन को श्योरिटीज होते हैं फॉर द सेम डेट और ड्यूटी either jointly or separately and whether under the same or different contracts and whether with or without the knowledge of each other, जो को श्योरिटीज होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, वो लेबल होते हैं इन द इक्वल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो डी है वो डिफ़ॉल्ट कर दिया इन पेमेंट, तो बी जो है अपने लायबिलिटीज से स्केप नहीं हो सकता। यहाँ पे उसको भी इक्वली पे करना होगा जितना ए और बी पे करेंगे। यहाँ पे मिस्टर चेतन है जो कि अपॉइंटेड हुआ एज ए साइट मैनेजर ऑफ ABC कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑन ए 2 years कॉन्ट्रैक्ट एट ए मंथली सैलरी ऑफ 50,000। मिस्टर पवन श्योरिटी देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर चेतन्स कंडक्ट। 6 महीने बाद कंपनी जो है वो उस पोजीशन में नहीं था कि वो 50,000 रुपये मिस्टर चेतन को पे कर सके बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। चेतन अग्री होता है कि वो लोअर सैलरी लेगा 30,000 का फ्रॉम द कंपनी, और ये बात मिस्टर पवन को किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया। 3 months के बाद ये पता चला कि चेतन जो है वो फ्रॉड कर रहा है अपने अपॉइंटमेंट के टाइम से। तो ये पहले वाला ही केस है जहाँ पे मिस्टर पवन जो है वो 3 months के लिए लायबल रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद से तो यहाँ पे जो है मिस्टर पवन जो है वो लायबल होगा फर्स्ट 6 months के लिए, क्योंकि 6 महीने के बाद उस पोजीशन में नहीं था और 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में वैरिएंस आया था। यहाँ पे क्या है, ए अग्री किया कि वो सेल करेगा गुड्स बी को ऑन द गारंटी ऑफ सी फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स इन डिफ़ॉल्ट ऑफ बी। तो यहाँ पे ए जो है वो क्रेडिटर है, बी जो है वो प्रिंसिपल डेटर है और सी जो वो श्योरिटी है। तो ये हम लोग को बताना है ये एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं। अगर ए माइनर है तो वैलिड नहीं है क्योंकि क्रेडिटर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बी माइनर है क्योंकि प्रिंसिपल डेटर हो सकता है माइनर, तो ये वैलिड है। और ये वैलिड नहीं है क्योंकि श्योरिटी भी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए वॉइड, ये वैलिड और ये वॉइड। अब एस ask R to beat T and promises to indemnify R against the consequences। X बोलता है कि जाओ S R को बोलता है कि जाओ T को मार के आओ और प्रॉमिस करता है कि वो इंडेमनीफाई करेगा R को अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेस। R मार के आता है T को, 50,000 रुपये का फ़ाइन देता है। क्या R क्लेम कर सकता है 50,000 रुपये ऐसे? R क्लेम नहीं कर सकता है 50,000 रुपया ऐसे, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है अग्रीमेंट का वो अनलॉफुल है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई टू बी वैलिड मस्ट फुलफिल द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ये था। मनोज गारंटी करता है फॉर रंजन्स अ रिटेल टेक्सटाइल मर्चेंट फॉर एन अमाउंट ऑफ 1 lakh फॉर विच शर्मा द सप्लायर में फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू रंजन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months। 1 महीने बाद मनोज रिवोक कर देता है गारंटी को। व्हेन शर्मा हैड सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40,000। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिसाइड वेदर मनोज इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज टू शर्मा।
फॉर एनी सब्सिक्वेंट क्रेडिट सप्लाई व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस रंजन अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं इन पेइंग बैक शर्मा फॉर द गुड्स ऑलरेडी सप्लाइड ऑन 40,000। तो यहाँ पे एज पर सेक्शन 130 देखें तो ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो एक कॉन्टिन्यूइंग गारंटी जो है किसी भी टाइम पे रिवोक हो सकता है एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर, बट जो सिक्योरिटी है वो लेबल रहता है फॉर द ट्रांजैक्शन जो कि नोटिस देने से पहले इंटर हो चुका है, तो उस चीज़ के लिए सिक्योरिटी लेबल होता है एज पर द प्रोविजंस, एज पर द प्रोविजंस as per the provisions। however जो लायबिलिटी है मनोज का वो प्रीवियस ट्रांजैक्शन के लिए रहेगा, यानी वो 40,000 रुपये के लिए लेबल रहेगा क्योंकि ये रिवोकेशन ऑफ गारंटी से पहले का ट्रांजैक्शन है। फिर है सी एडवांस दिया बी को 2 लाख रुपये ऑन द गारंटी ऑफ ए। C has taken a further security for the same borrowing by mortgage of B's furniture rupees 2 lakh without knowledge of A। C कैंसिल कर देता है मॉर्गेज आफ्टर 6 months, B इंस्टॉलमेंट हो जाता है और C जो है वो स्यू कर देता है A को अपनी गारंटी के लिए। डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ A इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज वर्थ 80,000 टेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1872 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सिक्योरिटी इंटाइटल होता है टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटी इज एंटर्ड इनटू विद सिक्योरिटी नो। चाहे सिक्योरिटी को पता हो या नहीं पता हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस में क्या है कि सी ने 2 लाख रुपए एडवांस दिए बी को ऑन द गारंटी ऑफ ए, फिर सी जो है वो फर्दर सिक्योरिटी लेता है 2 लाख रुपए का बाय मॉर्गेज फॉर बीज फर्नीचर विदाउट नॉलेज ऑफ ए। बाद में सी कैंसिल कर देता है मॉर्गेज, बी इंस्टॉलमेंट हो जाता है और सी जो है वो स्यू कर देता है ए को। तो ए जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपने लायबिलिटी से टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, यानी 80,000 का तो फर्नीचर है ना एटलीस्ट, तो वो लेबल रहेगा सिर्फ 1,20,000 के लिए जो कि रिमेनिंग लायबिलिटी है। दैट्स इट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी खत्म हुआ।